वो वास्तव में आम आदमी की सरकार है, वो जनता की सरकार है, वो आपकी सरकार है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया। मैं एक सेक्टर में लूंगा क्योंकि बहुत सारे काम है, बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूंगा। आपने मुझे बुलाया, मैं कृतज्ञ हूं आप सभी का, उत्तर महासंघ का कृतज्ञ हूं और ऋणी रहेंगे। और जितना भी हमारे से हो पाएगा हम दिलो जान से आपके लिए करेंगे। और इसलिए आए हैं। और हम जो हैं, हम भी आपकी तरह जॉब करते थे, मैं भी आपकी तरह जॉब करता था। मैं भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आईटी, नेटवर्किंग, सारे जितने भी टेक्निकल विधाएं होती हैं हिंदुस्तान वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजीज में काम करके आखिर मैंने पाया कि जहां हम पैदा हुए हैं वहां के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उससे 16-17 साल नौकरी करके रिटायरमेंट पर आए। और लास्ट असाइनमेंट मेरा अमेरिका में था, जब मैंने वहां पर रेडियो स्टेशन खोला था, अमेरिका का फर्स्ट 24/7 बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। तो उसके बाद जब ये आंदोलन चला था, मैं यहाँ इंडिया में आया था और फिर यहीं का होके रह गया। और बहुत आनंद आता है उत्तराखंड में काम करने के लिए, क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, पहाड़ों के दर्द को समझते हैं। आपने देखा होगा, आप मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि हाथ खड़े करवा रहे थे, मैं पीछे से देखता हुआ आ रहा था कि पुरोला से लेकर धारचूला तक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पुरोला, चमोली, चंपावत, दीदीहाल, लोहाघाट से सब लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे मिलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन पहाड़ों का दर्द है, जो इन देहरादून से दिखता नहीं है, जो देहरादून से सारे पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे कितना दर्द है, न तो यहाँ की सरकारें जानती है, ना यहाँ के अधिकारी जानते हैं। स्कूलों का सर्वे हमने खुद किया, तो दिल्ली के स्कूलों की हालत यहाँ के स्कूलों से भी बदतर थी। जहां गर्ल्स स्कूल थे वहां पर कोई फैसिलिटी नाम की चीज नहीं होती थी। बच्चे दिन में भाग जाते थे, गायब हो जाते थे, सड़कों पर रहते थे। तो हमारी सरकार ने एक एक करके उन चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया और सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों में सारी सुविधाएं दी जो प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष होती हैं। उसके बाद वहां पर प्रिंसिपल को सारे काम करने पड़ते थे, तो एस्टेट मैनेजर अलग रखा ताकि प्रिंसिपल केवल शिक्षा में फोकस कर सके। दिल्ली में बहुत सारे गेस्ट टीचर हैं आपकी तरह, जैसे आप संविदा पे हैं, बहुत सारे गेस्ट टीचर थे जिनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। और उनके समकक्ष जो आपकी आज मांग है नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की, तो वहां पर सरकार ने जिसको 16,000 रुपए मिलते थे, सीधे उनके 32,000 रुपए किए। और ये कहा कि आपका ख्याल सरकार रखेगी। अगर आज उत्तराखंड की सरकार आपसे कहे कि आपका ख्याल हम रखेंगे, तो आप यहाँ के सब संसाधनों का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर सरकार आपको अपना माने तो आप, मुझे भरोसा है उत्तराखंड की जनता पर, उत्तराखंड का टैलेंट पर, कि आप लोग इस सरकार को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन सरकार में इतनी अकल नहीं है, इसलिए चलेंगे। तो आपको देखना होगा, उनका सीधा जो वेतन मान था, मानदेय था, वो डबल किया और वो कहा कि आपको हमारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपका ध्यान हम रखेंगे। तो उन्होंने दिन रात जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी, सारे टीचरों ने मेहनत शुरू कर दी। उसके बाद फॉरेन में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसा उनका पाठ्यक्रम होता है, इस पर सारे स्कूलों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया, ऑक्सफोर्ड भेजा गया, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजा गया। तो जब टीचरों को वहां से ट्रेनिंग मिली, जब उन्होंने सीखा, तो उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो धीरे धीरे करते करते आज दिल्ली का रिजल्ट कितना है? 2015 में था 67% और आज है 98%। और पता है आपको प्राइवेट स्कूल का कितना है? प्राइवेट स्कूल का है 92%, उनका था 84%, 92% तक गए। और सरकार का था 67%, उन्होंने छलांग लगाई 98% तक। तो ये सरकार होती है, तो ये विजन होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैसे होता है, क्या होता है। बहुत छोटी सी बात है। आज बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के दूसरे दलों के लोग बोलते हैं कि भाई आपने मुफ्त में मुफ्त पूरी सिखा दी है दिल्ली को, दिल्ली के लोग फ्री करने वाले, फ्री में सब चीज ले रहे हैं, तो 200 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दी। लेकिन उसके पीछे की कैलकुलेशन को, उसके पीछे की इकोनॉमिक्स को ये दल समझ नहीं पाते, क्योंकि ये परंपरागत राजनीति करते हैं, ये नई राजनीति के खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए आप कैसे सरकार ने उस कैलकुलेशन को किया। जो गरीब तबका था, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पैसे बचाने थे। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों में बिजली नहीं मिलती थी। दिल्ली में 24 घंटे पहले बिजली नहीं आती थी, 8-8 घंटे का कटआउट होता था। बिजली उत्तराखंड से जाती थी, बिजली हिमाचल से ली जाती थी, बहुत सारे स्टेट से वहां बिजली आती थी। दिल्ली के अपने कुछ ग्रिड भी थे, लेकिन अक्सर फेल होते थे। जैसे आपके यहाँ भी होते होंगे, आप अगर कोई बिजली के कर्मचारी हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ ग्रिड फेल किए होते हैं। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो ग्रिड फेल क्यों किए जाते हैं। तो ऐसे ही जब इधर उधर से बिजली आती थी, तो दिल्ली में फिर भी 6 घंटे 5 घंटे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बिजली नहीं मिलती थी, पावर सप्लाई नहीं होती थी, वो लेबर बैठे रहते थे। तो हमारी सरकार ने सोचा कि पावर को कैसे बचाया जाए, कैसे कंजप्शन को बैलेंस किया जाए, क्योंकि पावर लिमिटेड आ रही है और उसको दिल्ली के वितरण में कैसे योगदान दिया जाए। तो वहां पर सरकार ने यह किया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। अब उससे यह हुआ कि जो 300 यूनिट खर्च करते थे,
जो लोग 300 यूनिट खर्च करते थे उन्होंने रिड्यूस करते 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 वो 200 यूनिट तक आ गए, उनकी बिजली फ्री होगी, तो उन्होंने बचाए 100 यूनिट। अब जो 100 यूनिट बिजली बचाई वो दिल्ली सरकार ने बेची बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, क्योंकि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी डबल दाम पर जाती है। अगर 3 रुपए यूनिट घरेलू है तो कॉमर्शियल हो जाएगी 6 रुपए। जो 3 रुपए वाली यूनिट थी 100 रुपए वाली, 100 यूनिट जो उन्होंने बचाई थी 3 रुपए वाली, हमने बेचनी शुरू की बड़ी फैक्ट्री को, तो उससे मिले 600, 300 इनके भी निकले, 300 सरकार के भी निकले, तो सरकार कहीं घाटे में नहीं रहती है। केवल कैलकुलेशन को समझना होता है। पहले दिल्ली की सड़कों में पानी जाता था, पानी लोग फेंकते थे, गाड़ियां धोते थे, सब कुछ करते थे, और पानी हरिद्वार से जाता है, उत्तराखंड से जाता है वहां पर। तो दिल्ली सरकार ने सोचा कि कैसे पानी पर कंट्रोल करें, तो उन्होंने सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बनाया, कोई ऐसा डंडा नहीं चलाया जनता पर कि जनता कंट्रोल करे। सरकार का काम होता है ऐसे नियम, ऐसे सिस्टम बनाए जिसको जनता आसानी से समझ सके। तो दिल्ली में गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि आप एलईडी बल्ब लगाओ, लोगों ने खुद ही लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने एलईडी बल्ब 300 से 200 यूनिट पर आने के लिए अपने आप लगा दिए। तो ऐसे ही पानी जो सड़कों पर रहता था, तो हमारी सरकार ने 20,000 लीटर तक फ्री किया, तो लोग पानी बचाने लगे। द्वारका सेक्टर बहुत बड़ा द्वारका एरिया है, वहां पर कोई भी सरकार आज तक वहां पानी नहीं दे पाई थी, और 6 महीने के अंदर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पर पानी पहुंचाया। तो जो जनहित के काम हुए आज पूरे हॉस्पिटल्स में, आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं शायद बोर कर रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि कैसे ये रिफॉर्म हुआ उस रिफॉर्म को सोचना पड़ेगा। कैसे हम नई राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में हमारी सरकार आनी तय है और आपकी तनख्वाह बढ़नी तय है, इस बात को आप ध्यान रखना। आपकी तनख्वाह बढ़नी तय है, इस बात को ध्यान में रखना। और अरविंद जी ने दिल्ली में ऐसे ऐलान किया था, पहले आंगनबाड़ी को किया था, सबको किया था कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, और बिजली के बिल जो लोग नहीं दे पा रहे थे उनसे कहा था कि आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके बिल माफ होंगे। तो लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 महीने दिल्ली में बिजली के बिल नहीं देते, और जब हमारी सरकार आई तो पानी के बिल भी माफ हुए, सारे केस वापस हुए, सब कुछ सही हुआ। आज खुशहाली है। आज दिल्ली में लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भूल चुके हैं, अब वहां पर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। तो साथियों, इसमें कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी हेल्थ सेक्टर है, ऐसी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर रिफॉर्म हुआ है। और मैं बात करूं थोड़ा सा उत्तराखंड की, आपको याद होगा, मुझे याद है आज 1995 में मैं इंद्रमणि बडोनी जी के साथ भुवनेश्वर से लेकर नारसेन तक 300-350 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और पैदल यात्रा नहीं की थी, मैंने मस्क बीन बजाई थी, जो बीन बाजा जिसको बोलते हैं, मस्क बीन बजा के, और हमारे साथ कई लोग थे जो ढोल दबाव बजा के आ रहे थे, मैंने पूरे रास्ते भर बजाया। और मेरे वो शहीद श्रद्धांजलि यात्रा जो थी, मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, एक तरफ इंद्रमणि बडोनी जी थे मेरे, और एक तरफ मैंने उस पर कंधा लगाया था। तो बडोनी जी बिल्कुल बहुत उस उम्र में भी उनकी एनर्जी देखने लायक थी, वो हिलते थे यूं यूं करके। तो मैंने कहा कि आप थक गए होंगे, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था कि मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तक उत्तराखंड नहीं मिल जाएगा। तो ऐसी लगन के साथ उन्होंने उत्तराखंड लिया था, उन क्रांतिकारियों ने लिया था जिन्होंने अपनी शहादतें दी। लेकिन आज हमारी सरकारें उनकी शहादतें भूल चुके हैं। इस उत्तराखंड को लेने के लिए हमारी मातृशक्ति ने अपना बलिदान दिया है, और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने मातृशक्ति पर बद्रीनाथ की भूमि चमोली में गैरसैंण में डंडा चलाया था। तो क्या हुआ उसके बाद? ये देवभूमि है, यहाँ इंसाफ ऊपर वाला कर देता है। 4 दिन भी नहीं टिक पाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता से बाहर हो गए। हमने उसी दिन कहा था, मैंने उसी दिन कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, आज आपने मातृशक्ति पर डंडा चलाया है बद्रीनाथ की भूमि में, और ये भगवान बद्रीनाथ देख रहे हैं, और आप 4 दिन भी सरकार में नहीं रह पाएंगे। और मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, और आज उसके बाद देखना अचानक कैसा हुआ, कैसा माहौल बदला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज घर बैठ गए, छुट्टी होगी उनकी। तो साथियों, देवभूमि तो ऐसी देवभूमि नहीं बोला जाता है, हमारे लोगों के दिल से जो आवाज आती है वो आवाज काम करती है, और ऊपर जो यूनिवर्स है, जो सुपर नेचुरल पावर है, वो भी उनका साथ देती है। आज अगर आप यहाँ इतने दिन से बैठे हैं तो लास्ट तपस्या आपकी होगी, ये तपस्या आपकी लास्ट तपस्या है। इसके बाद आपको ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा, इसके बाद आप सीधे सरकार में बैठेंगे, आपका नियमितीकरण होगा, आपकी सैलियां बनाई जाएंगी, और आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर उमा जी हमारी नेत्री बैठी हुई है, इनके समक्ष इस बात को रख रहे हैं, सारे पूरे उत्तराखंड के कर्मचारी बैठे हैं कि 2022 में हमारी सरकार आएगी उत्तराखंड में, और आप लोगों का नियमितीकरण भी होगा, आप लोगों को जो समान कार्य समान वेतन है उसके अनुसार भी चलाया जाएगा। और जो केस हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट ने जो केस जीता, जहां पर जीता था, कोरंगा भाई का केस था, शायद वो मेरे संज्ञान में है, जो कोरंगा भाई का केस नैनीताल हाईकोर्ट ने जिसका फैसला दिया था, समान कार्य समान वेतन,
जिसको सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज भी वहीं पर केस पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस डालने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक काम अगर आप देखें, अगर इस उत्तराखंड का भला कोई कर सकता है तो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जो दूरदृष्टि वाले नेता हमारे हैं, वही इसका भला कर सकते हैं, जो जनता का भला कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का काम है